जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन सर्दियों का कहर भयानक था। पहाड़ी गांव रामपुर में रातें इतनी ठंडी थीं कि खिड़कियों से आती हवा भी चाकू जैसी चुभती। सूरज देवता तो निकलने का नाम तक नहीं ले रहे थे। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत सुहाना होता था, पर गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा होता था। इसी गांव में रहता था एक गरीब परिवार, रामू, उसकी पत्नी रीमा और छोटी बेटी टीना। हे ऊपर वाले, ये कितनी ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाइए हम गरीबों पर। देख रही हो रीमा, इस बार कितनी कड़ाके की ठंड है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अजी एकदम सही कह रहे हो आप। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है मानो हवा शरीर को चीर रही है। पूरा शरीर थरथराने लगता है। हाँ रीमा, सूरज देवता भी आंख मिचोली खेल रहे हैं। पूरा दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। आप इतनी ठंड में लकड़ियाँ काटने कैसे जाओगे? जंगल में तो ठंड और भी ज्यादा होती है। रीमा, जाना तो पड़ेगा। अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आजकल जंगल में सूखी लकड़ियां मिलना भी मुश्किल हो गया है। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। रामू के तन पर कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था, फिर भी वो अपने मजबूत इरादों के साथ जंगल के रास्ते की ओर बढ़ा जा रहा था। रामू सूखी लकड़ियां काटने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुल्हाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रामू का अटूट संकल्प ठंड के साथ साथ लकड़ी के भी 2 टुकड़े कर रहा था। लकड़ियां काटने के बाद उसका गट्ठर बनाकर रामू अपने सर पे रख लेता है और गांव की ओर चल देता है। एक बूढ़े काका जो घर के बाहर अलाव करके बैठे थे, रामू को देखकर बोलते हैं, अरे रामू बेटा, तू आ गया। तेरा ही इंतजार कर रहा था। लकड़ियां खत्म हो गई है और ये ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये लीजिए काका, और ठंड में अपना ध्यान रखिए। रामू लकड़ी देकर और पैसे लेकर दूसरे घर लकड़ी बेचने चला जाता है। रामू सारी लकड़ियां बेचकर जितना भी पैसा मिलता है उससे राशन खरीदकर घर की ओर चल देता है। अगली सुबह फिर से रामू लकड़ी काटने के लिए चल देता है। तभी रास्ते में भोलू मिलता है। वह रामू से कहता है, अरे रामू भाई, लकड़ियां काटने जा रहे हो, लेकिन जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ भाई? जमींदार ने रातों रात जंगल की सारी सूखी लकड़ियां कटवा कर अपने गोदाम में रख ली है। अब बस गीली और बेकार लकड़ियां ही बची हैं। रामू जंगल जाता है और देखता है सच में वहां कोई भी सूखी लकड़ी नहीं बची थी। रामू दुखी मन से जमींदार के घर की ओर चल देता है। जमींदार घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ हाथ सेक रहा था। कहो रामू, कैसे आना हुआ इतनी ठंड में? जमींदार साहब, आपने जंगल की सारी सूखी लकड़ियां कटवा ली है। अब हम जैसे लकड़हारों का क्या होगा? देख रामू, अगर लकड़ियां खरीदनी है तो बता, वरना अपना रास्ता नाप। मेरे पास फालतू समय नहीं है, जल्दी बोल। जमींदार साहब, लकड़ियां खरीदने के तो पैसे नहीं हैं। अगर आपसे कुछ उधार मिल जाता तो कुछ काम धंधा शुरू कर लेता। पैसे तो मैं दे दूंगा रामू, लेकिन ये बता तू पैसे चुकाएगा कैसे? जमीन तो तेरे पास है नहीं और लकड़ियां अब जंगल में बची नहीं हैं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। वो क्या जमींदार साहब, बताइए। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। सुना है तेरी घरवाली बहुत सुंदर है। अगर उधार के बदले तू अपनी घरवाली को एक रात के लिए। जमींदार ने अभी इतना बोला ही था कि रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो जमींदार पर टूट पड़ता है और बुरी तरह से उसकी पिटाई कर देता है। पिटने के बाद जमींदार गुस्से में बोलता है, ये तूने अच्छा नहीं किया रामू। अब मैं देखता हूँ आखिर कैसे तू अपना घर चलाता है। कौन तुझे काम देता है, अब मैं देखता हूँ। रामू गांव में कई लोगों के पास काम मांगने जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता, क्योंकि जमींदार ने सबको मना कर दिया था। एक तो ठंड इतनी ज्यादा, ऊपर से कोई काम न होने की वजह से रामू परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
रामू एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों को देखता है और मन ही मन कुछ सोचकर घर की ओर चल देता है। अगली सुबह रामू पेड़ के पास कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता है। देखते ही देखते सारे पक्षी जाल में आकर फंस जाते हैं। अब इन पक्षियों को बाजार ले जाकर बेचूंगा। मैं जानता हूँ इन बेगुनाह पक्षियों को ऐसे कैद करना सही नहीं है, लेकिन अगर ये काम भी नहीं किया तो मुझे और मेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। तभी जाल में फंसे पक्षियों में से एक तोता बोलता है। रामू चौंक जाता है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? हे भले इंसान, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। हे भगवान, तुम एक तोते होकर कैसे बोल सकते हो? मैंने सुना है अगर तोते को बोलना सिखाया जाए तो वो इंसानी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन इस सुनसान जंगल में बोलने वाला तोता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे नहीं भले इंसान, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं सच में इंसानों की तरह बातें कर सकता हूँ। तुम कृपा करके मुझे छोड़ दो। बोलने वाला तोता बेचकर तो मुझे बाजार में ज्यादा दाम मिलेंगे। मुझे माफ करना तोते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरी मजबूरी है, वरना मुझे और मेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। बस तुम मुझे आजाद कर दो। खजाना? ये क्या कह रहे हो तुम? और मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैंने तुम्हें आजाद किया और तुम उड़ गए तो? अरे नहीं भले इंसान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा खजाने तक पहुंचने में। बस तुम मुझे आजाद कर दो। मैं जानता हूँ तुम गरीबी से गुजर रहे हो और तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है अपने परिवार को इस ठंड और भूख से बचाने के लिए। रामू कुछ समय सोचता है, फिर सभी पक्षियों को आजाद कर देने का निर्णय लेता है। सभी पक्षी उड़ जाते हैं। तोता पास की शाखा पर बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले इंसान, तुमने मुझे आज़ाद किया। अब मैं तुम्हें खजाने तक लेके चलूंगा और ये काम हमें आज ही करना होगा। यहाँ से 5 मील दूर रावणपुर नाम का एक घना जंगल है। उस जंगल में एक गुफा है। खजाना उसी गुफा में मिलेगा। इतना कहकर तोता उड़ने लगता है और रामू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तोता रामू को कभी घने जंगल की ओर से ले जाता है तो कभी खेतों की तरफ से। काफी देर चलने के बाद अब रामू एकदम थक चुका था। वह तोते को बोलता है, अरे तोते भाई, आखिर और कितनी दूर चलना है? मैं तो थक गया। क्यों ना हम लोग थोड़ी देर बैठकर विश्राम करें? अगर और कुछ दूर चला तो बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है रामू, तुम इस पेड़ के पास बैठकर थोड़ा विश्राम करो। तब तक मैं कुछ ऐसी चीज लेके आता हूँ जिससे खजाना हासिल करने में आसानी होगी। इतना कहकर तोता वहां से उड़कर चला जाता है। रामू काफी थक चुका था, इसलिए वह आराम से बैठकर इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब तोता नहीं आता तो रामू परेशान हो जाता है। लगता है तोते ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने ही विश्वास करके गलती कर दी। तभी तोता मुंह में एक गुलाब का फूल दबाए रामू के पास आता है और कहता है, रामू, ये गुलाब का फूल तुम्हें खजाना पाने में मदद करेगा। गुफा में तुम्हें एक ढोंगी साधु मिलेगा। वो एक साधु नहीं बल्कि राक्षस है। किसी भी तरह उसे ये फूल सूंघा देना। फूल सूंघते ही वो अपने असली रूप में आ जाएगा और जैसे ही वो अपने असली रूप में आए, उस पर इस फूल से वार कर देना। गुलाब के फूल से वार? क्या मजाक कर रहे हो तोते भाई? तुम क्या मेरी बलि दिलाना चाहते हो? अरे नहीं भले इंसान, जैसे ही वो अपने असली रूप में आएगा, तुम्हारे हाथ में जो फूल है वो एक तलवार में बदल जाएगी। तोता और रामू दोनों गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तोता रामू को कहता है, अरे भले इंसान, यही वो गुफा है जिसमें तुम्हें वो ढोंगी साधु और खजाना मिलेगा। अब यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। अकेले जाना होगा? क्यों तोते भाई, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तुम्हारे बिना मैं कैसे उस ढोंगी साधु का अंत कर पाऊंगा? काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता भले इंसान, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये गुलाब का फूल तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। ठीक है तोते भाई, तुम मेरा इंतजार करना।
मैं जल्दी ही लौटूंगा। इतना कहकर रामू तेज कदमों से गुफा की ओर बढ़ता है। रामू वह गुलाब का फूल लेकर गुफा में जाता है। गुफा में बहुत अंधेरा था और मुहाने पर धुआं उठ रहा था। रामू धीरे धीरे कदमों से गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर बैठा था वही ढोंगी साधु जिसके बारे में तोते ने बताया था। आंखें बंद किए जैसे गहरी तपस्या में लीन हो। रामू उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। साधु अपनी आंखें खोलता है और रामू को सामने देखकर आग बबूला हो जाता है। तू किसकी आज्ञा से अंदर चला आया मूर्ख इंसान? तूने मेरी तपस्या भंग की है। अब तेरा विनाश निश्चित है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। अरे साधु महाराज, कृपा मुझे माफ कीजिए। मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। ये गुफा देखी तो अंदर चला आया। रामू अपनी बातों में उस ढोंगी साधु को उलझाते हुए उसके नजदीक चला जाता है और उसे वह गुलाब का फूल सुंघा देता है। फूल की खुशबू सूंघते ही वह ढोंगी साधु अपने असली रूप में आ जाता है। रामू के तलवार से वार करते ही वह विशालकाय राक्षस जमीन पर गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक चमत्कार होता है और राक्षस की जगह एक खजाने से भरा हुआ संदूक आ जाता है। गुफा में अब रोशनी हो चुकी थी। रामू खजाने से भरे संदूक को उठाकर खुशी खुशी गुफा के बाहर आ जाता है। रामू जैसे ही बाहर निकलता है, उसे एक राजकुमार खड़ा हुआ दिखाई देता है। रामू इधर उधर नजरें घुमाता है, लेकिन उसे तोता कहीं भी नहीं दिखता। वो राजकुमार से पूछता है, अरे राजकुमार, आप कौन हैं? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपने किसी तोते को यहाँ देखा? वो इसी पेड़ के पास था जब मैं गुफा के अंदर गया। क्या आपने उसे देखा? अरे भले इंसान, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तोता मैं ही हूँ। अरे राजकुमार, लेकिन आप तोते कैसे बन गए? जरा इस बारे में बताइए। मैं तो सच में ये सब सुन के हैरान हूँ। मैं इसी राज्य रावणपुर का राजकुमार हूँ। एक दिन शिकार करते हुए मैं इस गुफा के अंदर चला गया और उस ढोंगी साधु ने मुझे तोता बना दिया। मैं इस तोते के रूप से तभी आजाद हो सकता था जब कोई उस ढोंगी साधु का विनाश कर दे, और ये काम तुम ही कर सकते थे क्योंकि तुम एक ईमानदार इंसान हो। ओह, तो ये बात थी। तभी मैं सोच रहा था कि इस घने जंगल में बोलने वाला तोता कहाँ से आ गया। अरे भले इंसान, तुमने आजाद होने में मेरी मदद की है। तुम सिर्फ इतने खजाने के हकदार नहीं हो। मैं महाराज से बोलकर तुम्हें इसका दोगुना इनाम दिलाऊंगा। तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बस तुम मेरे साथ राजमहल चलो। इसके बाद रामू को राजमहल से भर भर के सोना मिलता है, जैसा कि राजकुमार ने वादा किया था। रामू राजमहल से मिले खजाने को सर पर रखकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे ही रीमा रामू को खजाने के साथ देखती है, वह चौंक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रीमा उत्सुक होते हुए रामू से पूछती है, अजी आप कहाँ चले गए थे? और इतना सारा खजाना, सोने चांदी, ये सब कहाँ से? और आपने देखा अब ठंड भी कम हो गई है। रामू अब तक की हुई सारी घटना रीमा को विस्तार से बताता है। सब कुछ जानने के बाद रीमा भी रामू की ईमानदारी से खुश होती है। तो तुम समझी भाग्यवान, उस राक्षस का अंत होने से एक तो ठंड कम हो गई और दूसरा अब हमें ठंड और भूख से कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। और इस खजाने का उपयोग करके हम गांव के लोगों को भी कभी दुखी नहीं होने देंगे। समझ गई जी, मुश्किलों से कभी भागना नहीं चाहिए। उनका डटकर सामना करने से ही सफलता मिलती है। कुछ ही दिनों में रामू की ईमानदारी और भलाई के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। हर कोई रामू की तारीफ करता। रामू को जरूरतमंदों की मदद करता देख जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन मैंने रामू के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी। और वो पूरे गांव के सामने अपनी गलती की रामू से माफी मांग लेता है। उस दिन से गांव में हमेशा खुशियां रहने लगी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।